अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर इज़ सिदरातुल मुंतहा और आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। स्टूडेंट्स, हमने स्टडी करना है आज के टॉपिक में कि डिफॉरेस्टेशन क्या होती है और ओवर हंटिंग क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन है क्या। एक ज़रूरत से ज़्यादा दरख्तों का काटे जाना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, कि एक ग्रोविंग लैंड है, मतलब फॉरेस्ट है, उसकी हमने बेजा कटिंग करनी है, उसके ट्रीज़ को काटते रहना है और उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड के अंदर कन्वर्ट कर देना, क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। जो डिफॉरेस्टेशन है इसके काजेज़ भी हैं और इसके इफ़ेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके काजेज़ क्या हैं, कि डिफॉरेस्टेशन क्यों काज होती है। स्टूडेंट, एक डिफॉरेस्टेशन का एक काज तो होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, मतलब समटाइम देयर इज़ स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और समटाइम सडन, कभी अचानक भी हो जाती है। अब स्लो फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन कब होती है और सडन कब होती है, ये हम देखते हैं। कि स्लो फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन मतलब ये होता है कि डिफॉरेस्टेशन करना, यानी कि फॉरेस्ट्स को काटते रहना अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक, जितनी मतलब हमारी ज़रूरियात है इंसान को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, मतलब लैंड की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब डिफॉरेस्टेशन करता जाता है, जंगलात की कटिंग करता जाता है, दरख्तों को काटता रहता है, उधर मतलब अपने लिए कुछ ना कुछ बनाता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि घर ही बनाने हैं, वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो भी करवा सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके जंगलात को काटते रहना, ज़मीन को काटते रहना, क्या कहलाता है? ये आता है, शामिल होता है स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के अंदर। और सडन कब होती है सडन डिग्रेडेशन कब होती है? सडन तब होती है कि जब कोई क्लाइमेटिक चेंज आए, जिस तरह से कि सैलाब आ जाए। जब सैलाब आएगा तो सैलाब ज़ाहिर सी बात है अचानक ही आते हैं ना। जब सैलाब आएगा तो सारी की सारी जो मतलब लैंड है, ये सारे के सारे जो फॉरेस्ट हैं वो सारे अपने सैलाब अपने साथ सारे दरख्त यानी कि बहा के ले जाते हैं, दरख्तों को भी उखाड़ देता है, जड़ों से अपने साथ बहा के ले जाता है। लिटिल प्लांट्स जो होते हैं वो भी सब क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवन के जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। या फिर वॉल्केनोज़ का फटना, वॉल्केनोज़ जब फटते हैं तो उसकी वजह से जो ज़मीन होती है वो भी बंजर हो जाती है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो होता है लॉस होता है। या तो फिर ज़लज़ले आ जाते हैं, जब ज़लज़ले आते हैं तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, तो फॉरेस्ट के ऊपर भी इन तमाम चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है। सो जो क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं वो सडन होती हैं और इन सडन की वजह से जो चेंजेस आती हैं वो फिर हमारी डिफॉरेस्टेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। इस तरह से ये सडन चेंजेस होती हैं और वो स्लो चेंजेस थी, स्लो डिग्रेडेशन थी फॉरेस्ट की। अब डिफॉरेस्टेशन जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हम लोगों के लिए, ठीक। ये तो थे इसके काजेज़ के डिफॉरेस्टेशन क्यों काज होती है। नेक्स्ट हमने देखने हैं कि डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। डिफॉरेस्टेशन जो होता है बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट रखता है और ये इफ़ेक्ट्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। किस तरह से हार्मफुल होते हैं स्टूडेंट? इसके तो एक ये है कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो इफ़ेक्ट करता है अमाउंट ऑफ वाटर को, जो हमारी सोइल के अंदर वाटर है उसको इफ़ेक्ट करता है। सेकंड इज़ द मॉइस्चर इन आवर एटमॉस्फेयर। अब ये स्टूडेंट मॉइस्चर को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है डिफॉरेस्टेशन? इस तरह से कि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनकी वजह से ही हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहती है। किस तरह से रहती है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो ट्रांसपायरेशन परफॉर्म करते हैं। ट्रांसपायरेशन का मतलब ये होता है कि वाटर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं इन दी एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर निकलता रहता है। हमारा जो वाटर ट्रांसपायर होता है प्लांट से या ट्री से वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, जिसकी वजह से जो हम एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कूलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कूलिंग प्रोसेस होता है। सेकेंडली क्या होता है कि जो वो जब ट्रांसपायरेशन होती है तो हमारे पास क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है। क्लाउड्स जब बनते हैं तो उसकी वजह से बारिश आना शुरू होती है तब, और बारिश जो होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक तो ये कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा मतलब तरोताज़ा करती है। सेकेंडली हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा क्लीन भी हो जाता है। थर्डली ये हमारी क्रॉप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो हमारी फसलें उग रही होती हैं उनको भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, और वो जो रेन होती है वो रहमत की बारिश भी बन जाती है क्रॉप्स के लिए, ठीक है। इस तरह से जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट ये थे कि जब हम दरख्तों को काट रहे होते हैं तो उनका हमारे ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होता है? हार्मफुल इफ़ेक्ट ये होता है कि जब ट्रीज़ नहीं रहेंगे,
जब हम डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे, जब ट्रीज़ नहीं होंगे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, तो मॉइस्चर नहीं बनेगा, मॉइस्चर नहीं बनेगा तो क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से रेन भी नहीं होगी, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है और हमारी क्रॉप्स के लिए भी। सेकंड इसका इफेक्ट होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन सोइल इफेक्ट होती है। वो किस तरह से होती है स्टूडेंट्स? जब हम ट्रीज़ देखते हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं या पौधे होते हैं, उनकी जब जड़ें देखी जाती हैं तो वो जड़ों में उनके काफ़ी सारी मिट्टी होती है, उन्होंने अपनी जड़ों के साथ काफ़ी सारी मिट्टी को होल्ड किया होता है, और उस मिट्टी के अंदर, उन रूट्स के अंदर भी या बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक, जब जो ज़मीन है, मिट्टी लैंड है, उसके ऊपर पौधे नहीं होंगे, ठीक, तो जो प्लांट्स की रूट्स थी वो होल्ड करती थी ना मिट्टी को, ज़रा उस मिट्टी को और उस न्यूट्रिएंट को अपने साथ, सोइल के न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ होल्ड रखती थी। जब वो दरख्त नहीं रहेंगे, तो जब रेंज होंगी, फ्लड्स आएंगे, तो वो जो मिट्टी है वो बह जाएगी उस बारिश के पानी के साथ। जो हमारी ज़मीन के अंदर मिट्टी थी वो उस बारिश के पानी के साथ बह जाएगी, और तो जो वाटर के अंदर, सोइल के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे वो भी उसके साथ वॉश आउट हो जाते हैं। और इस तरह से जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और ये जो सारी मड होगी उसकी, वो किस में जाएगी? बहकर रिवर्स में चली जाती है। ठीक, जब वो रिवर्स में जाती है ना, तो रिवर क्या होता है? मतलब साफ़ सुथरा पानी होता है, उसमें इतना ज़्यादा मडी नहीं होता, अच्छा होता है हमारे लिए रिवर। ठीक, लेकिन वो जो बारिश का जो पानी है, गंदा पानी, मिट्टी वाला, फिर वो रिवर्स में चला जाएगा। जब रिवर्स में जाता है ना वो मिट्टी, वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जब रिवर में जाएंगे, तो रिवर्स की क्या होगी? जो होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी जब कम होती है, वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी जब कम होगी, तो वो क्या होगा? तब फ्लड्स आएंगे उसकी, यानी कि रिवर के अंदर पानी की इतनी ज़्यादा तादाद हम स्टोर नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, और फ्लड्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। यानी कि डैम्स के अंदर जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा कम स्टोर होता है, और फ्लड्स जो है वो आने की होती है कि फ्लड्स आएंगे। इस तरह से जो डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे एटमॉस्फेयर को, कि बारिश नहीं होती, और इसके बहुत ज़्यादा इसी तरह से ये रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फ़ॉरेस्ट होते हैं वो हमें सपोर्ट किस तरह से करें। मतलब ये कि इंसान का क्या जो है क्या तरीक़ेकार है फ़ॉरेस्ट के साथ, और फ़ॉरेस्ट इन रिटर्न हमें क्या चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, कंसिडरेबली बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। किस तरह से कि जो फॉरेस्ट हैं उनकी डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होती हैं, ह्यूमन की सोसाइटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको ज़रूरत होती है। जैसे कि हम बात करते हैं टिम्बर और फ्यूल वुड, ये दो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम फॉरेस्ट से हासिल करते हैं। आजकल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं टिम्बर को। किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं? अपने हाउसेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए डिफरेंट किस्म की टिम्बर उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। वुड का पल्प हासिल ले रहे हैं, वुड पल्प ले रहे हैं फ्रॉम ट्रीज से, पेपर बनाने के लिए, लिखने के लिए। सो जो फॉरेस्ट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। इवन ये हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा गेन पहुंचाते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। किस तरह से कि जब ज़्यादातर फॉरेस्ट होंगे, जो टूरिस्ट होते हैं उनकी ब्यूटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। टूरिस्ट आते हैं बाहर के ममालिक से, जब लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे हमारे कंट्री में, हमारी कंट्री की ब्यूटी को देखेंगे। माशाल्लाह बहुत से पाकिस्तान के इलाके ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसके अंदर बाहर के ममालिक से पीपल आते हैं, लोग आते हैं देखने के लिए हमारे मुल्क को। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारी इकोनॉमी इंक्रीज़ होती है, हमें ज़रिए मुबादला मिलता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। हमारे मुल्क की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ये बेनिफिशियल होते हैं फॉरेस्ट इकोनॉमी के लिए भी। ठीक, और एक और इसका बेनिफिट क्या है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन रिलीज़ करते हैं ना, और ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, और पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, फ्रॉम एयर से। जो मतलब गंदे पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ले लेते हैं, और हमें एक क्लीन और नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक पुरसुकून, मतलब जिसके अंदर अगर हम सांस लें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हार्मफुल नहीं होगा। इस तरह का एक अच्छा माहौल हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवर हंटिंग।
ओवर हंटिंग जो होते हैं ना वो भी सिग्निफिकेंट काज होता है। ओवर हंटिंग जो होता है सिग्निफिकेंट काज होता है एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीशीज़। मैंने आपको बताया था कि ना एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़ का मतलब एक्सटिंक्ट स्पीशी वो होती हैं कि जो कि आज के दौर में मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो इस वक्त प्लैनेट अर्थ के ऊपर वो स्पीशीज़ जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो डेड हो चुकी हैं, सर्वाइव नहीं कर रही, वो कौन सी हैं? वो एक्सटिंक्शन स्पीशीज़ हैं। और जो ओवर हंटिंग है वो हमारी इंडेंजर्ड स्पीशी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो अभी तक इस दुनिया से, इस ज़मीन अर्थ से ख़त्म नहीं हुई लेकिन वो ख़त्म होने के करीब है, मतलब कि उनकी कुछ 1 या 2 स्पीशीज़ बाकी हैं। तो ओवर हंटिंग की वजह से वो स्पीशीज़ भी क्या होंगी? ख़त्म हो जाएंगी। सो ओवर हंटिंग जो है वो लीगली जो है वो बैन है। वैसे अगर देखा जाए ओवर हंटिंग करना ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो बैन है, लेकिन फिर भी लोग हंटिंग करते हैं। बट जो ओवर हंटिंग है, कमर्शियल हंटिंग है, ये लीगली या इलीगली हो तो ये हमारे लिए प्रिंसिपल थ्रेट है, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़तरा है। किसके लिए? हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए ख़तरा है। हमारी डिफॉरेस्टेशन जो है वो डिफॉरेस्टेशन भी इससे काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने स्टडी किया था अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग के, और नेक्स्ट हमने काजेज़ और इफ़ेक्ट भी देखे थे कि डिफॉरेस्टेशन के क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।